गुड मॉर्निंग। ये वाला स्लाइड हम पीछे क्लास में किए थे जब क्लास लिए थे आपका लास्ट। ठीक है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप एवं वर्गीकरण, मतलब जो इकोनॉमिक्स है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाए, मतलब अलग अलग बेसिक के आधार पर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस स्लाइड को थोड़ा सा जला लो, 5 लाइट लिखा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे पहले। ये बेसिक ऑफ इकोनॉमिक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे समय समय पे आते रहेगा कि भारत की जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसी में कहीं कहीं पे आएगा कि आय वर्ग के आधार पे जो एक डिवीजन किया जाता है, निम्न आय वर्ग में आता है कि उच्च आय वर्ग में आता है कि मध्यम में आता है। ठीक है, भारत की इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था है कि क्लोज, ओपन है या फिर क्लोज है, तो इसका भी एक डिवीजन है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जैसे कोविड के समय भारत का आपने सुना था, मोदी जी ने बोला था कि भारत की इकोनॉमी को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये कुछ बेसिक है पहले इकोनॉमिक्स को, उसको समझेंगे, फिर आगे की चीज़ों को समझने में ये काम आसान करेगा। ठीक है, तो इसमें से ये वाला पार्ट पीछे 2-3 दिन से डिस्कस हो रहा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और फिर एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस सारा चीज़ का डिस्कशन हो चुका है और पिछले 3 क्लास में ये बात हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी? अब 1-2 क्वेश्चन आप पढ़े होंगे घर पे, तो 1-2 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप पहले उस क्वेश्चन का जवाब, मतलब सवाल बनाइए, उसके बाद से फिर आगे डिस्कस करेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है, विश्व बैंक ने इसके लिए क्या मानक तय कर रखा है, क्योंकि हर साल ये अपडेट होता है। 1 जुलाई को विश्व बैंक अपना डाटा प्रकाशित करता है और फिर बताता है कि कौन सी कंट्री विकसित कंट्री है, कौन विकासशील कंट्री है और कौन अल्प विकसित है, उसके लिए क्या मानक बनाया गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से अधिकांश लोग नए क्लास ज्वाइन किए हैं अभी, तो नए क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अब इस क्लास में पढ़ोगे, अगर 10+2 इसी साल पास करके आए हो तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझने में, पहली बात। दूसरी बात कि इसको हमेशा अपडेट भी चूंकि करना पड़ता है, तो अभी आप पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा, क्योंकि आपको एग्जाम तो अभी 1-2 साल के बाद ही देना होगा, तो फिर सारे नोट्स को अपडेट करना पड़ेगा और तमाम चीज़ें। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि इस सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर हिस्ट्री के, मतलब एक 8 से 10 बैच चल रही है, जिसमें 8 बजे से मैथ की क्लास चलता है और 9 से 10 उसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मतलब बेहतर होगा फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो अभी तैयारी अपना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी नए बच्चे हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक्स पढ़ना है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दोनों के साथ ट्यूनिंग मिलाना है। तो हमारा मानना है कि आप पहले इजी सब्जेक्ट एक बार पढ़कर समझ ले, उसके बाद से फिर थोड़ा सा भारी सब्जेक्ट पढ़े तो काम आसान होगा, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक ठो और उसके बाद से देखते हैं आपकी क्या समझे हैं आप। क्वेश्चन 1 लिखिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अपना आंसर अपने पास। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। इसको चालू कर दो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन ए। अच्छा, जब भी क्वेश्चन कराया जाए क्लास में तो ईमानदारी से पहले अपने से बनाने का प्रयास करो कि आपने जो पढ़ा है वो कितना समझे है, कितना नहीं समझे। उसके बाद से फिर कंसल्ट करो कि फिर आपका सही है कि गलत है, फिर आगे डिस्कशन होगा। ठीक है, पहले ही नहीं जो अपने सोचे नहीं और पड़ोसी से पूछ रहा है कि बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए लिखिए। बृहद एवं कुटीर उद्योगों का, बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व समझते हैं, मतलब एक साथ होना, अस्तित्व। सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक विकास में
ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग। आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग। ऑप्शन नंबर सी, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, अपना केवल सोच के रखना है। ऑप्शन नंबर सी लिखिए, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ये अस्तित्व ऐसे नहीं, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिच। 15 सेकंड सोचिए, फिर जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सोच लिए? अब बताओ। हाँ, आज ही से नहीं ना आ रहे, पीछे एक दो क्लास कर रहे हो? बताओ। सहअस्तित्व मतलब कि दोनों का एक साथ होना, मतलब हमारा और आपका एक। सी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, अब बगल में बताओ। आज ही से आ रहे? ठीक है, तब बैठ। पहला का, तो इसके पहले कहाँ थे? तो मैथ छोड़ दिए, फिर मैथ कौन पढ़े? बस कौन कौन मैथ वाला इसमें उठ के आ गया है जी भाई? सारा लेक्चर हम बोलें कि यूट्यूब पर डलाएगा, फिर भी आप परेशान हो जाते हो। मैथ भी तो करना जरूरी है ना। सब अपने से सब क्या क्या पढ़ता है, सब एक ही बार सब पढ़ लोगे, बहुत दिक्कत है। तुम बताओ। आदित्य कुमार, सी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है भाई, ए वाले हाथ उठाओ जिसको लगता है कि आंसर ए होगा, तो उठाओ। कोई नहीं। बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले, जिसको लगता है कि आंसर बी होगा। सी वाले हाथ उठाओ। ठीक है, तुम हाथ नहीं उठाओ भाई, बगल में देखो। हाँ, खड़ा होको ना, खड़ा होको, हाथ नहीं उठाए थे। अच्छा, खड़ा होको ना पहले। क्या होगा आंसर? सी होगा। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब, एक मिनट रुको, सार्वजनिक मतलब जो सरकार का है, और निजी मतलब जो किसी व्यक्ति का। ठीक है, बात समझ में आए ना क्वेश्चन? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आए और पहले ही आपको एक भी ये दिख रहा है कि बृहद एवं कुटीर उद्योगों का, तो ये तो कोई किसी भी इकोनॉमी में कुछ बड़े उद्योग होते हैं, कुछ छोटे उद्योग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी होगा, सोशलिस्ट में भी होगा, और फिर आपको मिक्स्ड में भी होगा। तो ये तो सभी के फीचर हैं। आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित का जो डिवीजन है वो अलग बेस पे किया गया है कि सरकार की वहां पे कितनी भूमिका है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी होगा, कोई दिक्कत परेशानी। एक क्वेश्चन और लिखेंगे और दिमाग लगाइए। लिखिए नेक्स्ट, एक, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उद्योगपतियों का, ऑप्शन ए उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों का। ऑप्शन नंबर बी, निजी फर्मों का, निजी फर्मों का।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपना आंसर अपने पास रखेगा। सी सरकार का, डी उपभोक्ताओं का, डी उपभोक्ताओं का। सोचिए। सोच लिए तो बताओ जी, क्या दे आंख लगा रही है? उसको दिखाओ पीछे, बताओ आंसर क्या होगा इसका। जल्दी खड़ा हो, कौन आ रही पहले, क्या होगा आंसर? तेज बोलो। सी। ठीक है, तुम बैठ, बगल में बताओ, तुम बताओ कि बगल में। सी ऑप्शन। ए वाले हाथ उठाए भाई, ए वाले। किसको लगता है कि आंसर ए होगा? किसी को नहीं लगता। बी वाले हाथ उठाए, बी वाले। सी वाले हाथ उठाए। देख कर देखी नहीं, उन्हें उठा रहे हो। डी वाले हाथ उठाओ, डी वाले। आओ, तुम किधर हो? हाथ नहीं उठाया, चश्मा लगाए, कहाँ देख रहे हो? खड़ा होको। क्या होगा? केंद्रीय नियोजित मतलब? ठीक है, सरकार के अंडर की बात हो रही है यहाँ पे, केंद्रीय नियोजित। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी जगह पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका योगदान होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका योगदान होता है। इसको अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करके फिर यहाँ से क्वेश्चन बना। तब ये शब्द आपने नहीं सुने, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में किसका। केंद्रीय नियोजित क्या होता है? केंद्रीय नियोजित मतलब कि सरकार इसकी प्लानिंग कर रही है, तो सरकार प्लानिंग कर रही है तो फिर इसमें नियंत्रण भी किसका होगा? सरकार का ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे लिखिए। क्वेश्चन था ये, आगे फिर कोई क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए नीचे जहां पे लिख रहे थे। ये वाला स्लाइड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये लिख लिए थे, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी, ये सब क्या होता है। अब इसको लिखेंगे, विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। विकसित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, विकासशील किसको बोलते हैं, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। तो छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालिए, विकास के लिखवा दिया गया, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? लिखवा दिया गया, लिखिए। विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। अर्थव्यवस्था का विभाजन। अर्थव्यवस्था का विभाजन। बोर्ड पर लिखें। इसमें 3 बातें लिखना है। एक तो पहले हम लिखेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद से दूसरा लिखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक तीसरा इसमें लिखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नाम सुने हो कभी? डेवलप्ड इकोनॉमी, एक मिनट रुको, लिखना नहीं है इसको। डेवलप्ड इकोनॉमी, फिर एक को बोलते हैं डेवलपिंग और एक को बोलते हैं अंडर डेवलप, ठीक है।
अब इसका विभाजन आप दुनिया में सुनते हैं कि यूरोप के जितने सारे अधिकांश कंट्री हैं, जर्मनी हो गया या फिर फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया। जापान हालांकि एशिया का है, बाकी तो ये जितने सारे कंट्री आप सुनते हैं तो सुनते हैं कि ये सारे कंट्री क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। आखिर क्यों इन सारे कंट्री को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? कोई बताएगा? हाथ उठाए। मतलब इन सारे कंट्री को विकसित अर्थव्यवस्था क्यों किया कहा जाता है? क्योंकि आप जब इन कंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे जो फैसिलिटी होगी वो सब कुछ लगभग उपलब्ध होगी। जैसे रोड, सड़क की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट, तो सड़क भी ठीक ठाक होगा, स्कूल कॉलेजेस भी ठीक ठाक होंगे, बेरोजगारी बहुत कम लेवल पे होगा, बात सुन रहे हैं, भुखमरी बहुत कम लेवल पे होगा, हंगर इंडेक्स में इनकी रैंकिंग क्या होगी, अच्छी खासी होगी, लोगों के पास अच्छा खासा रोजगार होगा, हेल्थ सेक्टर ठीक ठाक होगा, किसी को बीमार पड़ेगा तो अच्छा से उसका इलाज करा सकता है। तो ये सारी जो फैसिलिटी है, इन सारी फैसिलिटी इन कंट्री के पास क्या है, उपलब्ध है। इसलिए इन विकास के आधार पर इन सारे कंट्री को, अमेरिका, ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद से यूरोपियन कंट्री और एशिया के 2-4 कंट्री को कोई बात करें तो ये सारे कंट्री किस में रखे जाते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में। मतलब इनका ठीक ठाक विकास हो गया है, जो बेसिक जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें वहां पे लगभग लगभग क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब इसी का जस्ट अपोजिट सोचिए, उल्टा, तो ये अल्प विकसित में आ जाएंगे। कहने का मतलब कि वैसे कंट्री जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे रोड, सड़क, ये सब का कुछ भी विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी वहाँ पे टॉप लेवल पे है, वहाँ पे बेरोजगारी, भूखमरी, जैसे अफ्रीकन कंट्री का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अफ्रीकन कंट्री में, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत अधिकांश देश ऐसे हैं जहाँ पे भी अभी भी 2 टाइम और 3 टाइम के खाना उपलब्ध नहीं है। जो सिंपल चावल गेहूं होता है ये उपलब्ध नहीं है, जबकि दूसरे कंट्री खाना से ऊपर उठकर कहाँ कहाँ जो फास्ट फूड तक चले गए हैं। जबकि अफ्रीकन कंट्री के पास अभी ठीक से 2 टाइम के 2 वक्त का खाना खाने के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक से पेयजल उनको उपलब्ध नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी उस लेवल पे उपलब्ध नहीं है, उनके एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, उनके पास हेल्थ सेक्टर, ये सारी चीज पूरी तरह से क्या है, कमजोर है। तो इन सारी कंट्री को किस क्षेत्र में हम रख देंगे, अल्प विकसित में। मतलब इनकी इस रेंज पे पहुंचने के लिए फिर मिडिल वाला जाना पड़ेगा। भारत की बात करें तो भारत हमेशा किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो बीच बीच में ही है। जैसे इकोनॉमी भी पढ़ रहे थे तो न तो समाजवादी है न तो पूंजीवादी है, दोनों के बीच में है, तो वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेहरू जी का अपना एक मॉडल था कि न तो हम पूरी तरह से प्राइवेट पार्टनर को इनवाइट करेंगे, न तो पूरी तरह से सरकार के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, दोनों को मिलाकर लेकर चलते हैं। तो फिर उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रखा। तो भारत में भी देखोगे तो भारत भी किस श्रेणी में आता है, विकासशील। और दुनिया के अधिकांश देश, आपको क्या लगता है चाइना विकसित में जाएगा कि विकासशील देश में? चाइना अभी विकासशील देश ही है, अभी उतना डेवलप नहीं हो चुका है कि उसको विकसित की श्रेणी में रख दिया जाए, तो अभी विकासशील। तो दुनिया के अधिकांश देश आपको इसी श्रेणी में मिलेंगे, विकासशील देश जो अपनी विकास की प्रगति पे हैं। जैसा भारत सरकार ने भी ऐसा अंदाज लगाया कि हम विकासशील देश से बढ़ते 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 अपना विकास करते करते वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। बात समझ में? तो जहां पे शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मतलब उनकी स्थिति पर कैपिटा इनकम ये वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक ठाक की स्थिति में है, वो विकसित अर्थव्यवस्था में। जहाँ पे पूरी तरह से खराब है वो अल्प विकसित अवस्था में है। और जो बीच बीच में जो अपनी विकास की प्रक्रिया में, वो सारी कंट्री किस में है, विकासशील अवस्था में। ठीक है, लिखिए डैश से, पहला हेडिंग डालिए, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी, डैश से लिखिए, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, उसे उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूर्ण विराम। उससे में लिखिए विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, चौंक रहे हो जो पहली बार नाम सुन रहे हो क्या? विश्व बैंक के अनुसार, यहाँ पे है विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं, वे अर्थव्यवस्थाएं जहां, वे अर्थव्यवस्थाएं जहां, जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय $13,845, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,845 या उससे अधिक है, या उससे अधिक है, या उससे अधिक है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था, उसे विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं, या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाई इनकम कंट्री उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है या कहते हैं। जैसे, जैसे अमेरिका, अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस इत्यादि, इत्यादि। डॉलर का नाम सुने हैं? कितने लोग नहीं सुने वो हाथ उठाओ। डॉलर का नाम कितने लोग नहीं सुने? तो सब लोग सुने। वोट पर देखिए। आगे अभी क्लास में आएगा जब जीडीपी पढ़ेंगे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे निकलता है और फिर पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो जीडीपी पढ़ेंगे, इसी से एक टर्म आगे बढ़ेंगे तो हम मिलेगा हमको जीएनपी, बोलो ना जी। इसी से थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा एनएनपी। एनएनपी जो निकलता है वही देश का टोटल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये हो गया आपका टोटल राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत परेशानी? अब जो राष्ट्रीय आय हो जाएगा उसी में से टोटल देश की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत? ये एवरेज निकलता है, औसत। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, 5। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसमें से 3 ही लोग कमा रहे हैं, 2 लोग पूरी तरह से क्या है, बेरोजगार हैं, मतलब वो काम नहीं करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये 3 लोग कमा कर लाए 30,000 रुपया, तो इस पूरे घर का जो इनकम काउंट होगा, एवरेज अगर काउंट करेंगे तो इस पूरे घर का इनकम कितना होगा? 30,000। लेकिन इस घर के पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो 30,000 बटा 3 नहीं करेंगे, कितना? 5, क्योंकि घर में कितने लोग हैं? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम कितना निकल जाएगा? 6,000। तो जो भारत का प्रति व्यक्ति आय निकलता है ना, इसी प्रकार से निकलता है। जनसंख्या बटा टोटल, सॉरी, राष्ट्रीय आय बटा टोटल जनसंख्या करेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अब इसमें बताओ, ये 2 लोगों का 6,000 रुपये इनकम है? नहीं है, लेकिन एवरेज जब कैलकुलेट किया गया तो इनको भी इसमें जोड़ लिया गया कि इनका भी इनकम कितना है? 6,000 रुपये। तो वैसे ही देश का पर कैपिटा इनकम निकलता है। अब जिस देश का पर कैपिटा इनकम, अच्छा मान लो कि एक दूसरा घर है,
जहाँ पे 3 लोग ही रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, और 3 लोगों में से मान लो कि तीनों के तीनों कमाते हैं और 45,000 रुपया ये कमा लेते हैं, और तो फिर इनका पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। बोलो ना जैसो। मान लो कोई एक ऐसा घर है जहाँ पे 4 लोग रहते हैं, जिसमें से 3 लोग कमाते हैं, एक आदमी नहीं कमाता है, मान लेते हैं, लेकिन इनका जो इनकम है वो 1 लाख रुपया सालाना है, तो फिर इनका पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो 1 लाख बटा 4, पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा? 25,000। क्या कुछ महत्वपूर्ण कॉल आ गया था का? आज ही से आ रहे हैं? तो यहाँ पे भी एक नियम संविधान है यहाँ पे भी कि क्लास में फोन वर्जित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। ठीक है, कोई दिक्कत, वोट देखिए। तो जो लोग नए हैं उन थोड़ा सा फोन उन साइलेंट वाइलेंट करके आएंगे, ठीक है। वोट पे देखो भाई। तो इनका पर कैपिटा इनकम कितना है? 25,000 रुपये। तो वैसे सभी कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकलता है, और उसी के बेस पे विश्व बैंक प्रत्येक साल 1 जुलाई को अपना रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और 1 जुलाई के रिपोर्ट में अपना बताता है कि कौन सा कंट्री अल्प विकसित है, कौन निम्न वर्ग वाला है, कौन उच्च वर्ग वाला है। ये जो हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं 1 जुलाई 2023 का रिपोर्ट लिखवा रहे हैं अभी। वो आप सोच रहे हैं सर 1 जुलाई 2024 क्रॉस कर गया है, लेकिन रिपोर्ट हम देखे गूगल वगैरह सभी जगह पे सर्च किए, इसका रिपोर्ट अभी हमको नहीं मिला। जैसे हमको मिलेगा फिर 2024 वाला हम आपको अपडेट बताएंगे कि विकसित कंट्री के लिए कितना डॉलर मानक रखा गया है। तो ये जो हम बताएं कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम $13,845, मतलब पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति का सकल राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम $13,845 है या इससे अधिक है, तो जिस भी कंट्री में ऐसी स्थिति है वो सारी कंट्री किस कौन सी श्रेणी में चले जाएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। अब ये डॉलर का क्या लोचा है, बोर्ड पर देखिए। ऑफ कोर्स बदलते रहता है हर साल। अभी बोले 2000 पीछे क्लास में लिखी होगी कॉपी होगा तो 2022 वाला, अभी लिख रहे हैं 2023 वाला, कुछ दिन के बाद यही अपडेट हो जाएगा 2024 वाला, तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है। तो 1 जुलाई को विश्व बैंक इसको जारी करता है और ये बदलते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बोर्ड पर देखिए नेक्स्ट। अब ये डॉलर का क्या लोचा है, बोर्ड पर देखिए। जैसे भारत में जो आप करेंसी यूज करते हैं वो क्या है? रुपया है, जो भारत में ही केवल मान्य है। 2-4 कंट्री और जाएंगे तो थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आप एक्सचेंज करके काम चला सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अमेरिकन, अच्छा डॉलर केवल अमेरिका में ही नहीं चलता है, जो डॉलर जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलती है, उसका अलग अलग नाम है। तो लगभग अभी के मतलब हिसाब से लगभग 20 से अधिक कंट्री में डॉलर चलता है, लेकिन ये सभी डॉलर अलग अलग है। अमेरिकन डॉलर अलग है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अलग है, न्यूजीलैंड का डॉलर अलग है, कनाडा का डॉलर अलग है, सभी कंट्री का डॉलर अलग अलग। लेकिन विश्व मार्केट में जो डॉलर आप सुनते हैं वो सामान्यतः अमेरिकी डॉलर सुनते हैं। अपने यहाँ जो डॉलर से कंपैरिजन किया जाता है कि भारतीय रुपया कितना ज्यादा है कितना कम है, तो भी किससे किया जाता है? अमेरिकन डॉलर। तो कहीं पे भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए डॉलर की चर्चा आ जाए तो समझ जाना है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के डॉलर की बातचीत चल रही है। डॉलर अभी और भी कंट्री में है, लेकिन ये सब के सब नहीं, ये सब अमेरिकन डॉलर में डील किया जाता है। जैसे सोना और चांदी और कोई भी मूल्यवान वस्तु का दुनिया में एक्सेप्टेंस है, मतलब कि कहीं पे भी ले जाइए उसको लोग क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। उतनी ही मजबूत अमेरिकन डॉलर है। दुनिया के किसी भी मार्केट में कोई भी चीज परचेज करना है तो आप आराम से डॉलर में कर सकते हैं। रसिया से तेल मंगाना है तब भी डॉलर में आप पे कर सकते हैं, ईरान से तेल मंगाना है तब भी आप डॉलर पे कर सकते हैं, फ्रांस से कुछ मंगाना है तब भी आप उसको डॉलर पे कर देंगे। सामान्यतः कोई कंट्री इस पे ना मतलब ना नहीं बोलता। अब इतनी इसकी इकोनॉमी मजबूत है कि सारी दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस है। वो जब विश्व व्यापार समझेंगे हम, भारत के विदेशों के साथ संबंध, डॉलर रुपी एक्सचेंज ये सब क्या होता है, तो वहां पे बाकी डिटेल्स में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी। अब डॉलर और रुपये की जो आप सुनते हैं ना कि $1 की कीमत इतना रुपया हो गया, तो विश्व मार्केट में मान लीजिए कि आपके पास 8,000 रुपया है, 8,000, आपको अमेरिका जाना है घूमने, तो अमेरिका में तो रुपया लेगा नहीं, अमेरिका में क्या लेगा? डॉलर। तो आप सोचेंगे पहले इसको डॉलर में क्या करें? कन्वर्ट करें। तो वैसा नहीं कि 8,000 रुपया आप देंगे तो आपको पड़ोसी आपको या वहां पे आपको $8,000 थमा देगा, नहीं। विश्व मार्केट में अभी $1 की कीमत लगभग 82 रुपया समथिंग है, मान लेते हैं कितना है? 80 रुपया।
यानी भारत का 80 रुपया बराबर अमेरिका का $1। तो अभी 8,000 रुपया देंगे तो आपको वो कितना डॉलर देगा? $800 थमाएगा और इतना में आपको पूरा घूम के वहां से आना। अच्छा $100, हाँ सॉरी सॉरी $100, $100 आपको मिलेगा। बात को समझ में? अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आगे समझेंगे जब हम विश्व व्यापार और ये सारी चीजें देखेंगे। इतना बात समझ गए? तो अभी बोले कि ये 13,845, तो जो भी कंट्री है $13,845 जहां का पर कैपिटा इनकम है, तो इसमें गुणा कर देंगे अभी के हिसाब से कितना से? 80 से। अब गुणा करने के बाद 80 से जितना आ जाएगा उसको रुपया में वो आएगा। बोलो राजी, उसनो भी नहीं बोलता है। अब ये जो रुपया में आएगा तो अब आप रुपया में भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस कंट्री का इनकम इतना डॉलर से अधिक है या इतना रुपया से अधिक है तो वो सारे के सारे चले जाएंगे कितना में? विकसित। जैसे भारत का 2023 का पर कैपिटा इनकम लगभग $2,200 है। $2,200 है भारत का 2023 का भी। 2024 में 2700 समथिंग हो गया है, आगे डिस्कस होगा। कितना था? 2200। अब 80 से मल्टीपल कर देंगे, हालांकि भारत इस शरीर में नहीं आता अभी, ठीक है। तो 22 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो जो भी डाटा आएगा उतना लाख में मिलेगा और फिर उसको 80 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? डॉलर में मिलेगा। तो जिस भी कंट्री का इनकम या पर कैपिटा इनकम $13,845, चाहे अभी इसको रुपया में बदलना है तो 80 से गुणा कर लीजिए, उतना रुपया है या उससे अधिक है तो वो सारी कंट्री किधर चले जाएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था में। यहां तक को देखा। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। डेवलपिंग डेवलपिंग इकोनॉमी, डैश से क्लिक है। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश से क्लिक है। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं, वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां 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 आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण विराम। उससे मिल के विश्व बैंक ने इसे दो उप श्रेणियों में बांट विश्व बैंक ने इसे दो उप श्रेणियों में दो उप श्रेणियों में दो उप श्रेणियों में बांटा है पहला, ये भी करके आप लिख लीजिए। पहला, निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। दूसरा, बी, उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था।
हो गया। इसमें एक लाइन डैश दे के लिखिए, डैश दे के $1136 से 44.65। इसमें आ जाएगा और उच्च में आ जाएगा $44.65 से $13,845। अच्छा, ये सिंबल कभी भी पहले लगता है भाई, गलती से कभी उधर लग जाए तो आप उधर ही, इधर राइट साइड में, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में लगता है इधर। इसके बगल में ये लिख लीजिए, पर कैपिटा इनकम इतना होगा। ये पर कैपिटा इनकम अभी समझा रहे हैं ये क्या है, आप लिखिए पहले। हाँ, लोअर मिडिल क्लास। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे एक शब्द आपको बार बार थोड़ा सा परेशान करेगा। एक शब्द होता है आर्थिक समृद्धि, नाम सुने हैं? बोलो ना जैसो। एक होता है आर्थिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अभी दोनों में थोड़ा सा अंदर, जब जीडीपी पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें समझेंगे बेहतर तरीके से। अभी फिलहाल आगे यहाँ पे समझिए दोनों का क्या मतलब है। बोर्ड पे देखो, आपसे पूछे कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है कि इकोनॉमिक विकास कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, मतलब भारत में विकास हो रहा है कि भारत का केवल आर्थिक ग्रोथ हो रहा है? तो आर्थिक ग्रोथ हो रहा है अभी, थोड़ा सा फिलहाल में देखें तब इसके पीछे क्या लॉजिक है बोर्ड पे देखिए। ग्रोथ और विकास में क्या अंतर है, क्योंकि बीच बीच में इसका चर्चा आएगा। मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, फिर वो 5 साल के बाद 15, मान लीजिए कि इसका हाइट यहाँ पे 4 फीट था और 15 साल बाद इसका हाइट 5 फीट हो गया। कोई दिक्कत पर्सन? बोलो ना जैसे। तो इसका क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। अब इसका विकास हुआ कि नहीं हुआ कोई फिक्स नहीं है। इस हिसाब से इसका दिमाग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाइट बढ़ा तो उतना मसल्स पावर ये सारा चीज भी थोड़ा बहुत बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसमें ब्लड उतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बोलो ना जी असनो। अब खाली हाइट बढ़ गई और बाकी चीजें, उसका दिमाग काम ठीक उस लेवल पे 15 साल वाले एज पे काम ही नहीं कर रहा है, उसका बाकी सारी एक्टिविटी जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा बोलेंगे इसका ग्रोथ तो हुआ है लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में काउंट किया जाता है। यह एक मात्रात्मक मतलब काउंटिंग होता है कि भारत के जीडीपी कितना बड़ा है। तो आप सुनते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी में से सबसे भारत की इस समय चल रही है, कि सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ रेट किसका है? भारत का है। 7%, 8% हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ क्या है? अब बोर्ड पे देखिए। हेलो, क्या लिख रही है सभी? मान लीजिए कि ग्रोथ कैसे काउंट होता है। मान लीजिए कि अब जीडीपी देखो, जीडीपी एक देश के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। मान लीजिए कि वर्ष 2020 में भारत में जितने सारे लोग हैं और जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किए वो कितने रुपया का किए? 100 रुपये का। तो भारत का टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अगले साल 2021 में ये 100 रुपया ना होकर 110 रुपया हो गया, तो भारत का जीडीपी कितना परसेंट बढ़ा? 10% बढ़ा। बोलो ना जी उसमें। अगले साल ये 110 से बढ़कर 100, मान लो कि 121 नहीं 10 सच 121 मान लेते हैं कि 121 हो गया, तो फिर ये कितना परसेंट बढ़ा? 10%। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जितना हमारा उत्पादन बढ़ेगा उतना ही हमारा ग्रोथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। मान लीजिए यहां से 100 से बढ़कर एक ही बार 150 हो गया, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट हो जाता? 50%। बात समझे? तो भारत का जीडीपी ग्रोथ तो हमेशा सबसे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है अभी भारत। अभी विश्व बैंक और तमाम लोगों का रिपोर्ट भी है कि भारत का जीडीपी काफी अच्छे खासी बढ़ रहा है। बिहार का भी ऐसा आप सुनते होंगे कि भारत के पूरे भारत में जीडीपी की ग्रोथ के मामले में बिहार दूसरे या तीसरे स्थान पे, डबल डिजिट से भी हम ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। अब उसके पीछे लॉजिक है, वो जीडीपी जब पढ़ेंगे तब समझ। लेकिन क्या बिहार बाकी राज्यों की अपेक्षा तुलना करेंगे तो उस मानक पे उतर पाएगा? नहीं उतर।
बिहार को विशेष राज्य दर्जा न मिलने के बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये भी है कि बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी भी डबल डिजिट में बना हुआ है, क्योंकि बाकी सब क्राइटेरिया बोलता है कि जिस राज्य की इकोनॉमी भी थोड़ी सी क्या हो, कम विकास हो, अपना जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह कम हो, ये सारी चीज। अब उसके पीछे दूसरा लॉजिक, तो एक होता है आर्थिक विकास। तो मान लो कि भारत की इकोनॉमी भी 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, कुछ दिन के बाद ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, लेकिन ये सब ग्रोथ होने के बावजूद क्या भारत में सड़कों का विकास उस लेवल पे है जिस लेवल पे होना चाहिए? बोलो ना जी उसमें। रोड पे निकलते होंगे तो आपको पता ही होगा, बारिश में रील वोल देखते ही होंगे, बोलो ना। आजकल ट्रेन भी कुछ ज्यादा ही, तो ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे है? नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। हेल्थ सेक्टर उस लेवल पे है? नहीं है। स्कूल कॉलेजेस उस लेवल पे है? नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि भारत की इकोनॉमी एक तरफ ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन इसको जितना विकास करना चाहिए उतना विकास भारत में हो नहीं रहा है। तो फिर पैसा सब जा कहां रहा है? बोलो ना जैसे। तो इनकम इक्वालिटी, यहीं पे एक शब्द आता है जो अभी काफी दिनों से अभी चर्चा में, पार्लियामेंट में आरजेडी के एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाया था कि भारत में जो धनिक है, धनी व्यक्ति है, उसका आय लगातार क्या हो रहा है, डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, और जो गरीब है उसका या तो स्टेबल है या फिर उसकी स्थिति थोड़ी सी क्या है, नाजुक है। तो सरकार उसके लिए अपना एफर्ट लगाती है और ये सारी चीजें। अब जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो डेफिनेशन में लिखें कि विकासशील अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं जो अपनी आर्थिक समृद्धि को उच्च प्राप्त करने के लिए लगातार क्या है, प्रयासरत है। मतलब कि वो विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब इसकी दो कैटेगरी है, एक निम्न मध्यम आय लोअर इनकम वाले, एक है अपर इनकम वाले उच्च वर्ग वाले। मतलब इसका दो सब कैटेगरी है। जिस भी देश का पर कैपिटा इनकम $1136 से लेकर $4465 के बीच में है, तो किधर चले जाएगा, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले अर्थव्यवस्था की श्रेणी। भारत का भी बताए कि 2022 में था, सॉरी 23 में था ये $2200, 2024 में ये बढ़कर लगभग 2700 समथिंग हो गया है। बढ़ा है, फिर भी हम किधर ही जाएंगे अभी, निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में, क्योंकि भारत का पर कैपिटा इनकम अभी फिलहाल 2024 अगस्त का डाटा है लगभग $2700 पर कैपिटा इनकम। बात समझ में आ रहा है? आगे इस बात को नोट करके लिखेंगे। दूसरा, इसी में एक दूसरा कैटेगरी है उच्च आय वर्ग वाले, किसको बोलेंगे, तो वैसे कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $4465 से ज्यादा है और $13,845 से कम है, उसको फिर ये किस में रखेंगे हम, उच्च वर्ग वाले। और इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो तो चला जाएगा उच्च वर्ग यानी विकसित अर्थव्यवस्था। यहां तक कोई दिक्कत पड़ती? नेक्स्ट आगे लिखिए तीसरा, चाहे नोट करके लिख लीजिए, नोट। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, उपरोक्त परिभाषा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है, निम्न मध्यम वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है। पूर्ण विराम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं $2700, यानी भारत के प्रति व्यक्ति आय, लिख लीजिए वहीं पे ब्रैकेट में, भारत के प्रति व्यक्ति आय लगभग, भारत के प्रति व्यक्ति आय लगभग $2700 है। 2024 का डाटा है। एग्जैक्ट क्या है वो जब हम पढ़ेंगे जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, वहां पे मिलेगा, लगभग $2700 है। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप इकोनॉमी। दैट्स लिखिए, जिन अर्थव्यवस्थाओं में जिन अर्थव्यवस्थाओं में जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन, आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता हो, लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता हो, काफी नीचा होता हो, उसे उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में जैसे नहीं लिखे थे विकासशील अर्थव्यवस्था में, एक दो कंट्री का नाम लिख लीजिए। विकासशील अर्थव्यवस्था जिसमें लिखे थे ना, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए भारत, चीन, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका डेवलपिंग में है, बाकी सब इत्यादि। सऊदी अरब, कुवैत वगैरह ये सब भी विकासशील में ही आते हैं, गल्फ कंट्री जितने सारे हैं। नेक्स्ट अब जहां पे लिख रहे थे वहां पे लिखिए, विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार वैसी अर्थव्यवस्थाएं विश्व बैंक के अनुसार वैसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना, यहाँ पे सकल राष्ट्रीय आय कितना लिख रहे, 1136 से कम होगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1136 या इससे कम हो, $1136 या इससे कम हो, उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अफ्रीका के अधिकांश देश, जैसे में लिख लीजिए अफ्रीका के अधिकांश देश। पूर्ण विराम। अब अफ्रीका का अधिकांश देश, सोमालिया का नाम सुने होंगे, बोलो ना जी सुनो, जिम्बाब्वे का नाम सुने होंगे, क्रिकेट टीम है वहाँ पे, ठीक है। चाड का नाम सुने होंगे, बहुत सारे कंट्री हैं वहाँ पे। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे, हेलो बोर्ड। एक तो $13,845 से अधिक है, तो उच्च वर्ग वाले में, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद से एक कैटेगरी ये देखे थे कि पीछे वाले में ये वाले देखे थे कि निम्न वाला इसमें जाएगा 1136 से लेकर 4465 है तो निम्न मध्यम आय, और 4465 से लेकर 13,845 है तो उच्च मध्यम आय वर्ग वाले कंट्री में चला जाएगा। और $1136 या इससे कम है तो फिर ये सबसे कम यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग
2024 की डाटा के अनुसार भारत का पर कैपिटा इनकम लगभग $2700 है, और $2700 होने के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी भी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे अब लिखेंगे कल, आगे अब इसका डिवीजन ये देखेंगे हम, ये वाला तो ये हो गया और ये हो गया। अब अगला आएगा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर किस कंट्री की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, किसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और इसको सेवा अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक टॉपिक आपको और समझना पड़ेगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, फोर्थ और फाइव भी अभी ऐड हो गया है। तो पहले उसका कल बेसिक कुछ समझ लेंगे और उसके बाद से फिर इसको करेंगे। 1-2 दिन में ये बेसिक फिनिश हो जाएगा, तब आपका पहला चैप्टर या तो मनी एंड बैंकिंग या फिर बजट वाला क्लास चालू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, फिर मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।